बच्चों, वेदांत पुस्तक के पाठ आलो आंधारी, जो कि इस पुस्तक का अंतिम चैप्टर है, उसकी व्याख्या चल रही है। व्याख्या का ये दूसरा वीडियो है। मैं वहीं से व्याख्या करने जा रहा हूं जहां मैंने कल खत्म किया था। उसी के आगे आज की व्याख्या शुरू होने जा रही है। अब मैं सोचने लगी कि मुझे कहीं और भी काम करना चाहिए, क्योंकि इतने पैसों से क्या बच्चों को पालूंगी पोसूंगी और क्या घर का किराया दूंगी। मैंने साहब से कहा कि यदि उन्हें पता चले कि किसी को काम करने वाले की जरूरत है तो मुझे बताएं। उन्होंने कहा कि आसपास पता कर वह मुझे बताएंगे, लेकिन मुझे कहीं काम ढूंढने नहीं जाना है। फिर भी मुझे अपना यह घर तो छोड़ना ही होगा। यह सोचकर मैं अपने दादा लोगों के आसपास ही घर ढूंढने लगी। लेखिका बेबी हालदार एक जगह तो काम मिल गया, 800 रुपए का आमदनी का स्रोत तो बन गया, लेकिन घर का किराया, बच्चों का पालन पोषण, वो सब सारी चीजें कैसे जो है वो कर पाती। इसलिए उसने सोचा कि कुछ काम अतिरिक्त ढूंढ लिया जाए। और चूंकि जहां पहले रह रही थी उसका किराया काफी अधिक था, उसने बड़ी इमरजेंसी में वो कमरा लिया था, तो उसने सोचा कि कमरा बदलना ही है तो ऐसी जगह बदला जाए, ऐसी जगह फिर से लिया जाए जहां पर उसके बड़े भाई लोग रहते हैं, क्योंकि उसी शहर में, उसी क्षेत्र के आसपास उसके भाई लोग भी रहते थे। तो उसने सोचा कि कमरा बदलने के लिए और ढेर सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम की जरूरत है, और इसलिए उसने जिस घर में काम कर रही थी उस घर के मालिक से एक नया काम ढूंढने की गुजारिश की, रिक्वेस्ट किया। लेकिन उन्होंने कहा कि हम काम तो बताएंगे तुमको, लेकिन तुम्हें काम ढूंढने नहीं जाना है। हमें जहां लगेगा वहां पर हम तुमको बताएंगे काम करने के लिए। घर मिल भी गया और उसी दिन पुराना घर छोड़ मैं उसमें चली आई। इस घर का भाड़ा तो 500 रुपए ही था, लेकिन टट्टी पेशाब के लिए बाहर जाना होता था। मैंने सोचा जब सब इसी तरह रह रहे हैं तो मैं क्यों नहीं रह सकूंगी। वहां भी लोग मेरे बारे में सब कुछ जानने की चेष्टा करते और मुझे लेकर तरह तरह की बातें करते। कोई मुझसे अच्छा व्यवहार करता तो कोई नहीं करता, कोई मुझे अच्छी सलाह देता तो कोई मुझे दबी जबान से कुछ कहने लगता। इन सब बातों से मुझे कुछ लेना देना नहीं था। मैं सवेरे उठकर बच्चों को खिला पिलाकर रेडी करती और घर में ताला लगाकर उनके साथ निकल पड़ती। मैं एक ही कोठी में काम करते कैसे अपना काम चलाऊंगी और कैसे घर का किराया दूंगी, इस बात को लेकर लोग आपस में खूब बात करते। मैं स्वयं भी चिंतित थी कि मुझे और 2-1 कोठियों में काम मिल जाता, क्योंकि इतने पैसों से गुजारा कैसे होगा। मैं रोज साहब से पूछती कि किसी ने उन्हें काम के बारे में कुछ बताया क्या। वह मेरा प्रश्न और कोई बात कर टाल देते, लेकिन उन्हें देखकर मुझे लगता जैसे वह नहीं चाहते कि मैं कहीं और काम करूं। शायद वह सोचते रहे हों कि मुझसे वह सब होगा नहीं, और होगा भी तो उससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं चल पाएगी। शायद इसीलिए उन्होंने एक दिन हठात अचानक
मुझसे पूछा, बेबी महीने में तुम्हारा कितना खर्चा हो जाता है। शर्म से मैं कुछ नहीं बोली और उन्होंने भी दोबारा नहीं पूछा। इसमें इस पैराग्राफ में लेखिका कमरा ढूंढने की बात करती है। उसे कमरा मिल भी जाता है, लेकिन कमरे का किराया 500 रुपए हर महीने था और उसकी आमदनी 800 रुपए थी। तो चिंता वही थी कि अगर और कहीं काम नहीं मिला तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। और इसमें यहाँ पे एक सबसे बड़ी असुविधा थी कि फ्रेश होने के लिए बाहर जाना पड़ता था। मतलब कमरे के साथ कोई फ्रेश रूम, लैट्रिन, बाथरूम वगैरह की व्यवस्था नहीं थी। लोग भी यहाँ पर भी लोग इसके बारे में तरह तरह की बातें करते। कुछ लोग अच्छे थे तो कुछ लोग बुरे थे। कुछ लोग दबी जबान में इसके बारे में तरह तरह की बातें करते। लेकिन लेखिका कहती है, बेबी हालदार कहती हैं कि मुझे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं था। वो सुबह उठती, अपने बच्चों को उठाती, नाश्ता बनाती और उसके बाद अपने बच्चों को लेकर कोठी पर काम करने के लिए चली आती। जब यहाँ पर चूंकि उसकी चिंता चल रही थी कि कैसे घर का किराया चलेगा, खर्चा चलेगा, किराया देना है, ढेर सारे और भी खर्चे हैं, तो जो कोठी के मालिक थे उनके बारे में लेखिका को लगता था कि वे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे हैं। एक दिन अचानक उन्होंने पूछ ही लिया कि बेबी तुम्हारा कुल खर्चा कितना है, मतलब कितना पैसे की व्यवस्था हो जाए कि तुम्हारा खर्चा आराम से चल जाएगा। बेसिकली वो महसूस करती थी कि वो नहीं चाहते कि वो कहीं और काम करे बेबी, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी बाधित होगी और वो काम दो जगह कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी व्यवस्थित तरीके से। जैसे उसका इतना अच्छा सुव्यवस्थित काम था, वो दोनों जगह ठीक से कर पाएगी कि नहीं, अपने काम के प्रति ईमानदारी बरत पाएगी कि नहीं, इस बात में उन्हें थोड़ा संदेह था। इसलिए उन्होंने सोचा कि बेबी को जो भी जरूरत की खर्चे हैं वो सारे कुछ खर्चे यहीं से अगर पूरे कर दिए जाएं तो बेबी को काम करने की जरूरत क्या है। तो यही सब सोच के उन्होंने पूछा और बेबी ने शर्म से के मारे कि कुछ जवाब नहीं दिया कि क्या बताएं, कैसे बताएं कि उसके क्या खर्चे हैं। और उन्होंने फिर दोबारा पूछा भी नहीं। मुझे सवेरे जल्दी उठकर बिना कुछ खाए पिए काम पर आना पड़ता था। खाना वाना बनाकर मैं घर जाती और वही सब काम जाकर वहां करती। साहब कहते तो कुछ नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ कर बैठते जिससे मैं जान जाती कि उनके मन में मेरे लिए माया है। सवेरे उनके यहाँ जाने पर कभी देखती कि वह बर्तन पोंछ रहे हैं तो कभी उन्हें झाड़ू लेकर जाले ढूंढते देखती। मैं पूछती कि उन्हें यह सब करने की क्या दरकार है। दरकार का मतलब जरूरत, उन्हें यह करने की क्या जरूरत है, उसके लिए तो मैं हूं ही। तो वह इधर उधर का कोई बहाना बनाकर बात को टाल देते। उनके यहाँ काम करने में मुझे बड़ा सुख मिलता। वहां कोई भी मेरे काम को लेकर कुछ नहीं कहता। कोई यह तक नहीं देखता कि मैं कुछ कर भी रही हूं या नहीं। मुझे सवेरे देखते ही साहब का चेहरा खिल उठता, लेकिन वह कुछ बोलते नहीं। वह जिस तरह से मुझे देखते उससे मुझे लगता जैसे सोच रहे हों कि इस बेचारी को किस अपराध के पीछे अपना घर परिवार छोड़ बच्चों के साथ यहाँ अकेले रहने को बाध्य होना पड़ रहा है। उन्हें तब तक जितना मैं जान सकी थी उससे मुझे लगता कि कहीं मुझे दुख न पहुंचे, इस डर से वह मुझसे इस तरह की कोई बात नहीं करते थे। वह कुछ कहना शुरू करते फिर अचानक चुप हो जाते। लेखिका बिना कुछ खाए पिए काम पर आती
यहाँ पर कोठी में काम करती और फिर वही काम, खाना बनाने का काम, वो घर पे जाके उसे अपने कमरे पे जाके करना पड़ता था। तो लेखिका की इतनी व्यस्तता और इतनी आपाधापी वाली जिंदगी को देखकर उसे लगता कि जो मालिक हैं वो बहुत उसकी केयर करना चाहते हैं। यहाँ पे लेखिका ने एक शब्द यूज किया है कि उनके मन में मेरे लिए माया है। माया का मतलब होता है जैसे एक बड़े का अपने घर के परिवार के लोगों से प्रेम होता है, उनसे एक जुड़ाव होता है, उनके दुख सुख की चिंता होती है। कहते हैं ना कि रिश्तों का जुड़ाव माया है। रिश्तों के प्रति जो प्रेम होता है, रिश्तों के प्रति जो लगाव होता है, यही माया होती है। आप कह सकते हो कि जो यहाँ पर आप सामान्य रूप से कह सकते हो कि कोठी के जो मालिक थे वो इतने अच्छे थे कि अपरिचितों के प्रति भी उनके मन में बहुत प्रेम था, बहुत जुड़ाव था। क्योंकि बेबी हालदार तो उनके लिए एक अपरिचित नौकरानी ही थी, लेकिन उसकी कर्तव्यनिष्ठा, उसके काम करने के तरीके, उसकी जिंदगी की व्यस्तता और उसकी सारी परिस्थितियों की वजह से वो ये महसूस करते थे कि इस बच्चे के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। उसके मालिक ऐसा सोचा करते थे और इसीलिए उसका जो काम था बेबी हालदार का, उस घर के काम को हाथ बटाने के लिए अक्सर वो तैयार रहते थे। और जब वो लेखिका वहां पहुंचती तो बर्तन वो धुल के पहुंच देते, झाड़ू लगा देते, घर का जाला साफ करने के लिए वो झाड़ू लेके इधर उधर टहलते रहते। मतलब कुल मिला के उनको ये लगता कि अगर मेरी तरफ से कोई हेल्प हो जाए तो कितना अच्छा, उसको थोड़ा आराम मिल जाएगा बेबी को। तो इस तरह से उनके मन में बेबी के प्रति एक ममत्व का भाव महसूस करती थी लेखिका। बेबी अपने प्रति मालिक के मन में ममत्व का भाव महसूस करती थी। और जब वो सुबह जाती तो जैसे कहते हैं ना कि अपनों को देखकर चेहरा जैसे खिल जाता है, वैसे ही मालिक का चेहरा खिल जाता था। और वो इस बात से मन महसूस कर रह जाते कि ये बेचारी किन परिस्थितियों में अपने घर परिवार को छोड़कर अपने बच्चों के साथ यहाँ आकर रहने को मजबूर हो गई है। वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन इस अंदेशा से, इस डर से वो कुछ कह नहीं पाते कि कहीं बेबी के स्वाभिमान को कोई ठेस न पहुंचे, कहीं उसे बुरा न लग जाए। इसलिए वो उसकी हेल्प करना चाहते थे, उसकी केयर करना चाहते थे, उसे अपने बच्चे की तरह देखना चाहते थे। मतलब देख ही रहे थे, बट उसे अपने बच्चे की तरह व्यवहार करना चाहते थे। लेकिन उन्हें लगता था कि कहीं इसके स्वाभिमान को, इसके आत्माभिमान को कोई ठेस न पहुंचे। इसलिए वो बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन वो कह नहीं पाते थे। कुछ दिनों बाद एक दिन हठात, मैं पहले बता जो हठात मतलब अचानक, उन्होंने पूछा, बेबी अच्छा यह तो बताओ कि यहां से जाकर तुम करती क्या हो? मैंने कहा, मैं जाते ही खाना बनाने में लग जाती हूँ और साथ ही बच्चों को नहलाती धुलाती हूँ, फिर उन्हें खाना खिलाकर सुला देती हूँ, तीसरे पहर उनके साथ थोड़ा घूमती घामती हूँ और शाम को संध्या पूजा कराकर उन्हें पढ़ने बैठा देती हूँ। रात में फिर उन्हें खिलाना पिलाना और सुलाना और सवेरे जल्दी से जल्दी यहाँ के लिए निकल पड़ना। बस यही है मेरे सारे दिन का काम। वह बोले, अच्छा फिर तो तुम जो और काम ढूंढ रही हो तो उसके लिए तुम्हें समय कहाँ से मिलेगा? मैं बोली, इसी में से निकालना होगा, और नहीं तो क्या, बिना किए और कोई दूसरा चारा भी तो नहीं। चारा का मतलब उपाय, कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं। इस पर उन्होंने कहा, यदि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं तब तो तुम कहीं और काम नहीं करोगी ना? उनकी बात सुनकर मैं सोचने लगी कि वह मेरा कितना ख्याल रखते हैं, मुझे कितना चाहते हैं। उन्होंने फिर पूछा, क्यों, क्या हुआ,
तुमने कुछ बताया नहीं? क्या सोच रही हो? मैं बस कुछ भी तो नहीं। यहां पर कहकर चुप हो गई। उन्होंने कहा, देखो बेबी, तुम समझो कि मैं तुम्हारा बाप, भाई, माँ, बंधु सब कुछ हूं। यह कभी मत सोचना कि यहां तुम्हारा कोई नहीं है। तुम अपनी सारी बातें मुझे साफ साफ बता सकती हो। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। थोड़ा रुक कर उन्होंने फिर कहा, देखो मेरे बच्चे मुझे तातुश कहते हैं। तुम भी मुझे यही कहकर बुला सकती हो। उस दिन से मैं उन्हें तातुश कहने लगी। मैं तातुश कहकर उन्हें बुलाती तो वह बहुत खुश होते और कहते, तुम मेरी लड़की जैसी हो, इस घर की लड़की हो। कभी यह मत सोचना कि तुम पराई हो। वहां कोई भी मेरे साथ पराये जैसा व्यवहार नहीं करता। तातुस के 3 लड़के थे। उस समय तक मैंने एक ही को देखा था और वह उनका सबसे छोटा लड़का था। उसके मुंह में जैसे जबान ही नहीं थी। मैं किचन में काम कर रही होती तब भी चाय बनाने के लिए मुझसे न कहकर वह स्वयं अपनी चाय बना लेता। उसकी आदत ही कम बोलने की। मुझसे तो क्या, वह किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता था। तातुश ने एक दिन बताया कि उनका बड़ा लड़का आ रहा है। उन्होंने कहा, मेरा बड़ा लड़का माने तुम्हारा बड़ा भाई। तातुश की इस तरह की बातें सुन मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं सोचती कि सचमुच ही वह मुझे बहुत चाहते हैं। देखिए, धीरे धीरे जो कोठी के मालिक थे वो सारी परिस्थितियों को ऑब्जर्व करते हुए उन्होंने धीरे धीरे कुरेदना शुरू किया और उसकी परिस्थितियों को जानकर उससे खुलकर बात करने लगे। और बेबी को भी लगा कि ये मेरे हित चिंतक हैं और मेरी इतनी केयर करते हैं, तो मुझे भी इनसे कुछ छिपाना नहीं चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। क्योंकि परायों से आदमी अपनी कहते हैं कि जरूरत बताते हुए और अपने जो स्वाभिमानी लोग होते हैं, जो स्वाभिमानी होगा कितना भी भूखा रहेगा, लेकिन परायों से अपनी भूख के बारे में बात नहीं कर सकता। वो कितना भी नीडी होगा, कितना भी जरूरतमंद होगा, लेकिन परायों से अपने स्वाभिमान के कारण वो दूसरी कोई चीज मांग नहीं सकता है। तो बेबी हालदार बहुत स्वाभिमानी लड़की थी और इसलिए वह चाहती थी कि वो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों की और अपनी जरूरतें पूरी करे। लेकिन उसे एक अच्छे मालिक मिले थे। और मालिक ही नहीं, जब इस पैराग्राफ में ये पूरी तरह बात स्पष्ट हो गई कि जो घर के मालिक थे उसे बेटी मानते थे। वो एक दिन स्पष्ट रूप से कहते हैं कि बेबी, तुम्हारा इस शहर में कोई नहीं है। तुम मुझे अपना पिता, भाई, बंधु, रिश्तेदार, नातेदार कुछ भी मानो, लेकिन यह घर तुम्हारा है, इस घर के लोग तुम्हारे हैं। इस घर को तुम कभी भी पराया मत समझो। मतलब उन्होंने बेबी को पूरी तरह निश्चिंत करने की कोशिश की कि तुम्हारे सुख दुख की चिंता करने वाला यहाँ पर है। ये अलग बात है कि बेबी के सगे भाई भी वहीं रहते थे, लेकिन वो कभी भी उसका हालचाल पूछने, उसकी मुसीबत और उसकी जरूरत के बारे में पूछने नहीं आए। लेकिन यहाँ पर जो घर के मालिक थे वो पराये थे, लेकिन बेबी की परिस्थितियों को, उसकी स्थिति परिस्थिति को जानकर उनके मन में बहुत मोह पैदा हुआ, प्रेम पैदा हुआ, अपनत्व और ममत्व का भाव आया और उन्होंने एक बेटी की तरह बेबी हालदार के साथ व्यवहार किया और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त किया कि इस घर का हर प्राणी तुमको अपना समझता है। मेरे 3 लड़के हैं, उनके लिए तुम बहन हो और मेरे लिए तुम बेटी हो। तो तुम भी उसी तरह निश्चिंत होकर खुलकर इस घर की बेटी की तरह रह सकती हो। तुम्हें किसी चीज की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पूरी आजादी है। मेरे बच्चे मुझे तातुश कहते हैं। बंगाली भाषा में तातुश का मतलब जैसे अपने यहाँ अपने लोगों के यहाँ पापा कहते हैं या पिताजी कहते हैं या बाबूजी कहते हैं। मतलब अपने कहते हैं पालनकर्ता को जो कहा जाता है अपने पिता को, तो वहां तातुश कहा जाता होगा। तो वो कहते हैं स्पष्ट रूप से, मेरे बच्चे मुझे तातुश कहते हैं, तो तुम भी मुझे तातुश
बुला सकती हो। तो इस तरह से बेबी हालदार को एक ऐसा घर मिला, एक ऐसे लोग मिले जो पराये थे लेकिन अपनों से भी बढ़कर वो बेबी के लिए हो गए। उसके सुख दुख की चिंता, उसकी जरूरतों की चिंता और सारी चीजों की जो बात है वो खुलकर बेबी से बात करने के लिए उन्होंने उसे निश्चिंत कर दिया कि वे तुम्हारा घर है और इस घर के लोग तुम्हारे हैं, इसलिए तुम्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं करना चाहिए। इस तरह की बातें जब वो सोचती बेबी हालदार, तो उसके मन में एक बड़ा संतोष मिलता, उसके मन में बड़ा सुख मिलता कि उसके भाग्य कहाँ सोए हुए थे कि ऐसे लोग उसके जीवन में आए, ऐसे घर उसके जिंदगी में बता था, उसकी किस्मत में लिखा था। तो इस तरह से कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी की एक नई दिशा, उसके जिंदगी की एक नई यात्रा शुरू होती है।